हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 5 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए संवैधानिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था। अगला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लागू किया था। अगला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने विधायिका को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे लंबा अधिनियम था और इस अधिनियम में ब्रिटिश भारत के प्रांतों और कुछ या सभी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। इस अधिनियम ने प्रांतीय द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और केंद्र में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ की। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहां पर सेकंड वाला जो कथन है ये आपका गलत है। भारत परिषद अधिनियम 1909 ने नहीं बल्कि 1919 ने, जो भारत परिषद अधिनियम 1919 बना था, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया और इसने सिखों, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों को इसमें शामिल किया गया। कुछ महिलाएं भी यहां पर मतदान कर सकती थी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है, ये यहां पर आप ये देखेंगे ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए इन्होंने द्वैध शासन की व्यवस्था का इसमें आरंभ किया है और वही व्यवस्था 1935 वाले में खत्म कर दी गई है। यानी यहां पर प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ की गई है 1919 अधिनियम के तहत और 1935 में उसे समाप्त कर दिया गया है और केंद्र में कर दिया गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। तीसरा वाला कथन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने विधायिका को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की। देखिए, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, किंतु उनमें सरकारी सदस्यों को बहुमत बनाए रखा। इसमें विधान परिषदों को पहली बार बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए अधिकृत किया। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है बी, यानी केवल 1 और 3। दूसरा प्रश्न है आपका, संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा या कौन से न्यायालयों द्वारा वाद योग्य नहीं है। आपको यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। वाद योग्य का मतलब क्या है? इनके हनन पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में ना जा सकें, तो वो वाद योग्य नहीं माने जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार वाद योग्य हैं, यानी मूल अधिकारों के हनन होने पर आप न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। आपको एक प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं या फिर अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो मूल अधिकार आपके क्या है? वाद योग्य हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला भाग गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पूछा गया है कौन से वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य जो है ये वाद योग्य नहीं है। इनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी विधिक दंड का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा संविधान भी न्यायालयों द्वारा उनके क्रियान्वयन का सीधा प्रावधान नहीं करता है। तो मूल कर्तव्य भी आपके वाद योग्य नहीं है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला सही है। थर्ड वाला है, राज्य की नीति निषेधक तत्व, ये भी वाद योग्य नहीं है। इनके उल्लंघन पर भी इन्हें न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय इनके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं राज्यों को या केंद्र सरकार को कि इनके लिए आप प्रावधान करें ही करें। तो ये भी बाध्य योग्य नहीं है, यानी इनके हनन पर भी आप न्यायालय का रुख नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आपका सही जो आंसर है सेकंड का सी, केवल 2 और 3 कथन सही है। तो आंसर है आपका सेकंड का सी। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने राज्य की नीति के निषेधक तत्व को राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के रूप में वर्णित किया है? LM सिंघवी, बेनेगल नरसिंह राव, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर। देखिए, BN राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था और शायद आप में से कई लोगों को ये नाम ये पता नहीं होगा। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और BN राव ने देखा कि जो निदेशक तत्वों की प्रगति है ये राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के रूप में है। तो इन्होंने ये बात यहां पर अपने स्टेटमेंट में बोली है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का बी वाला, बेनेगल नरसिंह राव, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। चौथा प्रश्न है आपका, भारत सरकार किसी व्यक्ति को देशीकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह किसी भी देश का नागरिक है
और उस देश की नागरिकता त्याग करने का वचन देता है। वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी एक भाषा का यथायोग्य ज्ञान रखता है। वह पिछले 7 वर्षों से लगातार भारत में निवास कर रहा हो। देखिए, केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी भी व्यक्ति को देशीकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है। यहाँ पर कंडीशन है, यदि वह किसी देश का नागरिक अगर कोई व्यक्ति है और उसने भारतीय नागरिकता के लिए अपना आवेदन दिया है और आवेदन स्वीकार होने की दशा में उस देश की नागरिकता त्यागने का वो उसे वचन देना होगा। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी एक भाषा का यथायोग्य ज्ञान रखता हो। इसके अलावा यहाँ पर 7 वर्षों की कंडीशन लगी हुई है, 7 वर्षों की नहीं है, कम से कम 11 वर्ष, कम से कम 11 साल से यहाँ पर रह रहा हो। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है चौथे का ए वाला, केवल 1 और 2। 5वां प्रश्न है आपका, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस निकाय के लेखाओं का लेखा परीक्षा कर सकता है? केंद्रीय मंत्रालय, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, राज्य सहकारी समितियां। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद सृजित किया गया है और यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसी वजह से इसे लोक वित्त के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प सही है, केंद्रीय मंत्रालयों का ये लेखा कर सकता है। इसके अलावा सरकारी जो निगम है, यानी आपकी नवरत्न महारत्न कंपनियां जो सरकारी हैं, उनका लेखा भी ये कर सकता है। तो ये तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड है, जिसको आप ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड के रूप में भी जानते हैं, ONGC के रूप में भी जानते हैं, ये इसका भी लेखा कर सकता है। तीसरा वाला यहाँ पर गलत है, यानी ये राज्य सहकारी समितियों का लेखा परीक्षण नहीं करता है। राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के लेखाओं के लेखा परीक्षण के लिए प्रावधान कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राज्य सहकारी समितियों का लेखा शामिल नहीं है। यहाँ पर आपका 1 और 2 कथन सही है, तो सही आंसर है आपका 5वें का बी, केवल 1 और 2। 6वां प्रश्न है आपका, सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक सीमित भूमिका है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, यह सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में सरकार से स्वतः संज्ञान द्वारा रिपोर्ट मांग सकता है। अगला है, सरकार को 3 माह के भीतर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, इसके तहत इसकी स्थापना की गई और यह भारत में मानव अधिकारों की निगरानी करता है। यानी यह संविधान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा जो गारंटीकृत जीवन है, स्वतंत्रता है, समानता है और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकारों की निगरानी करता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या तो स्वतः संज्ञान ले सकता है या याचिका प्राप्त करने के उपरांत सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में केंद्र सरकार से ये रिपोर्ट मांग सकता है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सरकार 3 माह या आयोग द्वारा अनुमत किसी अन्य समयावधि के भीतर अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई के संदर्भ में आयोग को सूचित करेगा। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी आपका सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही है, तो सही आंसर है 6वें का सी। 7वां प्रश्न है आपका, नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित में से किस प्रावधान या किन प्रावधानों को भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से उपबंधित किया गया था? पहला है, संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने की विधि। अगला है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के पंजीकरण का वर्णन करने वाली प्रक्रिया। अगला है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करने की क्रियाविधि। आपके संविधान में अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत भारतीय संविधान केवल उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय नागरिक बने। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों को संसद पर छोड़ दिया गया और संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है, स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगा कि संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने की विधि ये संसद पर छोड़ दी गई थी। यानी इसके संबंध में
जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया है उसमें प्रावधान थे, ना कि भारतीय संविधान में मूल प्रावधान। तो आपका पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे हों तो इनके लिए आपकी पंजीकरण करने का तरीका है, तो यहां पर आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करने की क्रियाविधि, इसके बारे में भी आपके आर्टिकल यानी अनुच्छेद में वर्णित है। आपका पहला वाला जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है, ये अधिनियम बना के अधिनियमित किया गया है। तो यहां पर आपका सेकंड और थर्ड कथन सही है। तो आंसर है आपका 7वें का बी, केवल 2 और 3। 8वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किन निर्देशक तत्वों को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया द्वारा जोड़ा गया? एक समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। देखिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये आपके अनुच्छेद 39A में वर्णित है। वहीं आपका सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका आर्टिकल 48A में वर्णित है। जो आपका थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका आर्टिकल 38 में वर्णित है। वहीं पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने वाला जो स्टेटमेंट है ये आर्टिकल 47 में वर्णित है। मैंने यहां पर आर्टिकल इसलिए लिख दिए हैं ताकि बताने में आसानी हो। ये जो 39A और 48A आप देख रहे हैं ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए ऐड किए गए, 1976 के जरिए इन दोनों को ऐड किया गया। वहीं 38 वाला जो आप देख रहे हैं, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों की असमानताओं को कम करना, ये 44वें में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए ये ऐड किया गया, 1978 के तहत ये ऐड किया गया। यानी आपका यहाँ पर पहला वाला सही है, सेकंड वाला भी सही है, थर्ड वाला भी सही है। चौथा वाला जो है ये गलत है। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना ये संविधान अपनाने के बाद से ही है, इसे संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड नहीं किया गया है। तो यहां पर आपका केवल 1, 2 और 3 जो है ये ऐड किए गए हैं, चौथा वाला इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो आपका सही आंसर होगा 8वें का ए, केवल 1, 2 और 3। 9वां प्रश्न है अब आपका, संविधान सभा की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि करना, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, राष्ट्रगान को अपनाना। देखिए राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है, 1947 को इसे अपनाया गया है। वहीं राष्ट्रमंडल में भारत को जो सदस्यता मिली है इसकी पुष्टि हुई है मई 1949 में, मई 1949 में इसकी पुष्टि हुई है। बात करें राष्ट्रगान को अपनाने की, तो राष्ट्रगान जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया है। तो आप इसका सही क्रम लगा दीजिए, यानी पहले सेकंड वाला, फिर आपका फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड आएगा। तो आपका सही आंसर होगा 9वें का बी, 2 और 1 और 3। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, वृत्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। आपके जो मूल अधिकार हैं नागरिकों के वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 के बीच में वर्णित हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि आपके भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी मिले हुए हैं। तो कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को मिले हुए हैं वो भी जान लेते हैं। आर्टिकल 14 यानी 14वां, इसके अलावा अनुच्छेद 20, 21, 21A और यहाँ पर 22 से लेकर 28 के बीच में जो भी अधिकार हैं ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो यहां पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये आपका आर्टिकल 15 में आता है, अनुच्छेद 15 के तहत ये आता है और ये केवल आपका भारतीयों को प्राप्त है। वृत्ति की स्वतंत्रता, वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता के संबंध में जो आपके 6 अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 19 में, उनके अंतर्गत ये आता है और ये भी आपका केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, ये जो आपका अधिकार है ये भारतीय माइनॉरिटीज के लिए है और ये आपका अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपका केवल भारतीयों को प्राप्त है। मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है, 23 के अंतर्गत आता है और ये आपका
भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो यहां पर चौथा वाला जो है ये केवल भारतीयों के लिए नहीं है बल्कि दोनों के लिए, इसलिए गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का ए वाला, केवल 1, 2 और 3। 11वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसमें आपके राज्यों के क्षेत्र शामिल हैं, संघ क्षेत्र शामिल हैं और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर है वो है 11 का डी, यानी 1, 2 और 3। 12वां प्रश्न है आपका, समान सिविल संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में गुजरात एक समान सिविल संहिता वाला एकमात्र राज्य है। देखिए, समान सिविल संहिता वह है जो देश भर के लिए एक समान विधि प्रदान करेगी, जो सभी धार्मिक समुदायों के लिए उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विवाह, तलाक, पैतृक संपत्ति, गोद लेना या दत्तक ग्रहण आदि में ये सभी में लागू होगी। तो संविधान का जो अनुच्छेद 44 है ये निर्दिष्ट करता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है। भारत में गुजरात नहीं बल्कि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने समान सिविल संहिता को अपनाया हुआ है। यानी भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर धर्म, लिंग, जात की परवाह किए बिना एक समान सिविल संहिता है। गोवा में एक समान पारिवारिक विधियां हैं और हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने गोवा की समान सिविल संहिता की सराहना भी की है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है, सेकंड वाला गलत है। तो आंसर होगा 12वें का ए, यानी केवल 1। 13वां प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, संविधान सभा द्वारा शेष संविधान अधिनियमित करने से पूर्व प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया था। अगला है, प्रस्तावना 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं प्रस्तुत किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। देखिए, प्रस्तावना जो है ये बाद में जोड़ी गई है। संविधान सभा द्वारा संविधान के अन्य सभी प्रावधान लागू किए जाने के पश्चात प्रस्तावना को लागू किया गया था। उस हिसाब से आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो है ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये 13 दिसंबर 1946 यानी 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित और प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन जो है ये सही है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर 13 का बी वाला, केवल सेकंड। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह वर्णन किया था कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन के आधार पर संस्थापित किया गया है। चंपगम दोराइजराजन बनाम मद्रास राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति PN भगवती ने कहा था कि भारतीय संविधान की संस्थापना मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन के आधार पर की गई है और एक को दूसरे के ऊपर पूर्ण प्रधानता देने से जो संविधान का सामंजस्य है ये बिगड़ता है और यह सामंजस्य और संतुलन संविधान की मूल संरचना की एक अनिवार्य विशेषता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 14 का बी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यहां बताना है कौन सा गलत है। पहला है, इसके सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका सेवानिवृत्त सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह होता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन भारत की संचित निधि से इस पर भारित होती है। भारत सरकार को प्रस्तुत की गई अनुशंसाओं की प्रकृति केवल परामर्शकारी होती है। भारत का संविधान केंद्र स्तर पर UPSC, इसी की भांति राज्य स्तर पर SPSC का प्रावधान करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रावधान करता है और संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर
323 तक एसपीएससी के बारे में भी जो है प्रावधान, इसकी स्वतंत्रता, गठन, कार्य, इसकी शक्तियां, सदस्यों की नियुक्ति, हटाने के संबंध में प्रावधान, ये सब इसमें रखे गए हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहां पर पहला वाला सही है। सेकंड है कि इसका जो सेवानिवृत्त सदस्य है ये संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के लिए एलिजिबल है। तो यहां पर आपका बी वाला भी सही है। सी वाला जो है ये सही नहीं है। एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते, ये सब पेंशन सहित ये सभी जो हैं ये भारत की संचित निधि से नहीं दिए जाते हैं, बल्कि राज्य की संचित निधि पर ये भारित होते हैं। तो यहां पर आपका सी वाला जो है गलत हो जाएगा। डी वाला यहां पर सही है। एसपीएससी की भूमिका सीमित है और इसके द्वारा दी गई अनुशंसाओं की प्रगति केवल परामर्शकारी होती है। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 15 का सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।